हम तो सोच रहे हैं कि मोबाइल फेंक दे। इसके पीछे भी षड्यंत्र है। बीएसएनएल का टावर को वीक करना, कमजोर बना के रखना कि लोग उधर मूव ना करें। तो भारत सरकार है। बीएसएनएल हम भी 20 वर्ष से यूज कर रहे हैं, अभी भी बीएसएनएल लिए हुए हैं। हाँ। बिहार से है ना? हाँ। चलिए दिखा दीजिए। किसी बिहारी को 10,000 से ज्यादा तनख्वाह होगा ना, तुम यहाँ पे हार मानिए। चलिए 4 साल से मेरी तनख्वाह 8,000 रुपया है और 155 रुपया डलवाता हूँ, जिसमें 15 दिन मोबाइल मेरा बंद रहता है। अपनी कसम खाए के कहा। किस कंपनी में है? एक सिम वाला फोन क्यों नहीं लिए? बटन में देख के सिम लगता है। आप 2 सिम नहीं चला रहे हैं? काहे नहीं चला रहे 2 सिम? बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। सर जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे, प्लान दुगना बढ़ा दिया है। क्या करा रहे हैं? सिम पोर्ट करा रहे हैं। क्या कभी फिर से बीएसएनएल खड़ा हो पाएगा कि नहीं? बीएसएनएल खड़ा हो गया। बीएसएनएल अब बीएसएनएल जो लोग पहले बीएसएनएल से दूर भागते थे, आज वही लोग बीएसएनएल के पीछे भाग रहे हैं। बीएसएनएल का दोबारा कमबैक तो हो रहा है। क्या ये जियो, एयरटेल, वी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के सामने टिक पाएगा या पहले की तरह ही डूब जाएगा? आखिर ऐसा क्या हुआ था 2007 और 8 के बीच, जिसके कारण बीएसएनएल का डाउनफॉल शुरू हो गया था? जो कंपनी एक समय पर 10,183 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, अचानक उस कंपनी की उल्टी गिनती कैसे शुरू हो गई? तो आज की इस वीडियो में बीएसएनएल की हिस्ट्री से शुरू करेंगे और फ्यूचर पर खत्म करेंगे कि आखिर कैसे हुई थी इस बीएसएनएल की शुरुआत, और क्या ये बीएसएनएल इन फ्यूचर आम जनता के साथ ही बन पाएगा या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है साल 1850 ब्रिटिश एरा से। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन बनाना चालू किया था, जिसे हम तार के नाम से भी जानते हैं, और इसे पहली बार कोलकाता से लेकर डायमंड हार्बर के बीच में लगाई गई थी, जिसे साल 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्तेमाल के लिए चालू कर दिया गया। फिर इसके 3 साल बाद यानी साल 1854 में आम जनता के यूज के लिए भी चालू कर दिया गया। वैसे ये टेलीग्राफ मशीन दिखने में कुछ ऐसी थी। उस समय इन टेलीग्राफ लाइन्स को टेलीग्राफ ऑफिस कलकत्ता डिपार्टमेंट मैनेज करता था। फिर साल 1947 में जब भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ और ये अंग्रेज यहाँ से चले गए, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आ गया डॉट के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। फिर साल 1986 में भारत सरकार ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक टेलीफोन लाइन लगाना चालू कर दिया था, और इस काम को करने के लिए डॉट के अंदर एक सब्सिडरी कंपनी बनाई गई जिसका नाम था MTNL, और इसका काम था महानगरों को एक दूसरे से टेलीफोन लाइन के जरिए जोड़ना, इसलिए इसका नाम पड़ा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। फिर साल आता है 1999। उस समय टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होना चालू हो गया था, जिसके चलते सरकार को अपनी पॉलिसीज वगैरह में बार बार चेंजेस करना पड़ रहा था। इसके कारण सरकार ने डॉट को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, पहला डॉट और दूसरा DTS। जो भी पॉलिसी वगैरह बनाने का काम था उसे डॉट को सौंप दिया गया, और DTS को काम मिला सर्विस प्रोवाइड करने का। फिर साल 2000 में DTS का नाम चेंज करके रख दिया गया BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, और यहीं से शुरुआत हुई BSNL की। इसका मेन उद्देश्य था भारत के कोने कोने में कनेक्टिविटी पहुंचाना, जिससे कि आम लोग भी आपस में कम्युनिकेशन कर सके और साथ में ये सर्विसेज सस्ती भी हो। इसी उद्देश्य के साथ BSNL मार्केट में एंट्री करती है, जो अपने साथ साल 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G और 2005 में ब्रॉडबैंड जैसी सर्विसेज लेकर आई, जिसके चलते स्टार्टिंग में ही इस कंपनी की ग्रोथ ज्यादा होने लगी, और कुछ ही सालों में कंपनी एयरटेल को पीछे छोड़ते हुए मार्केट लीडर बन गई। इसकी इतने मैसिव ग्रोथ के पीछे एक और रीजन था कि उस समय मार्केट में कुछ गिनी चुनी ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी, जिनका सर्विस सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही अवेलेबल था, क्योंकि ये ठहरी प्राइवेट कंपनियां जिन्हें सिर्फ मोटे प्रॉफिट से मतलब था। जो उस टाइम गाँव में जाते तो ये सब संभव नहीं था, और यह सिर्फ शहरों में ही मुमकिन था। और अब बची BSNL, जो एक सरकारी कंपनी थी। अब इन्हें तो जनता के लिए सोचना ही था, तो इसके चलते BSNL कई गाँव में, पहाड़ों में, रिमोट एरिया में और वहाँ अपना सर्विसेज देना चालू करा। उस टाइम जिसका कोई नहीं था उसका BSNL था। लॉन्ग नेटवर्क और सस्ते दाम के चलते BSNL साल 2001 से 2005 के बीच बिना लॉस करे टोटल 10,183 करोड़ रुपए की प्रॉफिट अर्न किया। साल आता है 2007, जब होता है टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम। 10 सितंबर 2007 को सीबीआई एक रिपोर्ट दायर करती है। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि शुरुआती जांच में एक केंद्रीय मंत्री के घर में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज होने का पता चला है,
जिसमें 323 हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस होने की बात कही गई थी। To former Union Minister Dayanidhi Maran, that continues. The Supreme Court had earlier stayed the arrest in the case where Dayanidhi Maran was accused of running an illegal telephone exchange from his home. बात कुछ ऐसा है कि उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे दयानिधि मारन। इनकी खबर मीडिया में निकल कर यह आने लगा कि इन्होंने बीएसएनएल के बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से अपनी पारिवारिक बिजनेस सन टीवी मीडिया चैनल को फायदा पहुंचाने के लिए 323 टेलीकॉम कनेक्शन का मिसयूज करा है। इसके अंदर इन्होंने सन टीवी से 51 लाख कॉल किए थे इन 323 कनेक्शन के जरिए, जिसके चलते बीएसएनएल को 1500 करोड़ का चूना लग गया था। इन कारणों के चलते दयानिधि मारन को हटा दिया गया और इनकी जगह न्यू टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा को बना दिया गया। ये भी ठहरे दयानिधि मारन के पार्टी के व्यक्ति तो ये कहां शांत बैठने वाले थे। इन्होंने भी कर डाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। I did everything in concert with the Prime Minister, and thereafter when I was arrested and when I advanced the argument before the court also at the time of framing charges. Former telecom minister A. Raja, who walked out of the Tihar jail just a short while ago, he spent more than 15 months in prison. बात कुछ ऐसा है कि साल 2008 में जो 2G स्पेक्ट्रम थे उन्हें अलग अलग कंपनियों में एलोकेट करना था और एलोकेशन के लिए उन्हें नीलामी रखनी थी। जिस भी कंपनी को अगर 2G स्पेक्ट्रम खरीदना था तो इसके लिए उन्हें नीलामी में पार्ट लेना था और बिडिंग के बाद ही उन्हें यह 2G स्पेक्ट्रम खरीदना था। लेकिन ए राजा ने नीलामी करने के बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस बांट दिया। इन्हें जो कंपनी अच्छी लगी उन्हें दे दिया और जो कंपनी अच्छी नहीं लगी उन्हें नहीं दिया। और साथ में जो इस 2G स्पेक्ट्रम को करंट प्राइस के अकॉर्डिंग बेचना था, ये उन्हें 2001 में जो रेट डिसाइड किए गए थे इसके हिसाब से 2G स्पेक्ट्रम बेच दिया। ऐसा करने से नुकसान ये हुआ कि अगर ये नीलामी के थ्रू 2G स्पेक्ट्रम को सेल करते तो कम से कम 176,000 करोड़ में बिकता, बट उसे कम प्राइस में बेच दिया गया। इसके चलते बीएसएनएल को दोबारा बहुत बड़ा लॉस हो गया। उसके बाद ए राजा को 15 महीनों की जेल हो गई और बाद में इस महाशय को जमानत मिल गई। 2G घोटाले के सभी केसेस में यानी तीनों केसेस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद करीम मोई समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। A relieved A Raja granted bail after 15 months. The celebration started outside a special CBI court moments after the bail order. The former telecom minister was the last of the 14 accused in the 2G scam, still in Tihar jail. इन्हीं सब कारणों के चलते बीएसएनएल लॉस में आने लगा और इसके शेयर लगातार गिरने लगे, जिसके चलते बीएसएनएल को 2010 और 11 के बीच 6,384 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो 2011 और 12 में बढ़कर 8,851 करोड़ हो गया था। बीएसएनएल ये सारे नुकसान अभी झेल ही रहा था। अभी 5 सितंबर 2016 को एंट्री होती है जियो की। मोबाइल की दुनिया में रिलायंस की जियो क्रांति। महंगाई के दौर में आया मुफ्त का जमाना। 5 सितंबर से 31 दिसंबर तक जियो के साथ जियो बिल्कुल फ्री। मेरे पीछे आप एक लंबी कतार देख सकते हैं लोगों की, और ये लंबी कतार लगी है सिर्फ इस सिम कार्ड को हासिल करने के लिए। जी हाँ, ये है जियो नेटवर्क का सिम कार्ड, जिसको लेकर लोगों के अंदर एक क्रेज, एक दीवानगी नजर आ रही है। जब से जियो मार्केट में आया है, मोबाइल की दुनिया में तहलका मच गया है। कॉलिंग बिल्कुल फ्री, स्पीडी कॉलिंग पूरी तरह फ्री, SMS भी फ्री, रोमिंग का कोई चार्ज नहीं, 3 महीने तक पूरी सर्विस फ्री। जब इतना सब कुछ फ्री है तो भला कौन नहीं लेना चाहेगा जियो का सिम। जियो ने 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके इंडिया में हाई स्पीड 4G नेटवर्क को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी बिल्कुल फ्री में। जो लोग पहले पैसे देकर 3G नेटवर्क यूज करते थे, अचानक उन्हें 4G नेटवर्क मिल गई, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लोग फ्री का माल कहाँ छोड़ने वाले थे, अब लगे जियो में शिफ्ट होने। इस जियो ने ऐसे आंधी लाई जिसके चलते इस फ्री सर्विसेज का नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी टेलीकॉम कंपनी पर बहुत ही बुरी तरह पड़ा। और भारत में जियो के लॉन्च के पहले इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में कुल 12 कंपनियां हुआ करती थी, जिनके पास टोटल 103 करोड़ सब्सक्राइबर थे। बट जियो का लॉन्च होते ही इनमें से 58% कंपनियां या तो बिक चुकी थी या फिर उनका कारोबार हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सिर्फ एयरटेल ही था जो जियो की आंधी के सामने खड़ा रहा। और जो दुनिया का 7th लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन थी, उसने भी जियो के सामने घुटने टेक दिए, जिसके चलते वोडाफोन को आइडिया के साथ हाथ मिलाना पड़ा, जिसे हम आज VI के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ जो BSNL था, इसका मार्केट शेयर घटकर 9% आ चुका था। BSNL की हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि इसके मार्केट में होना या ना होना दोनों एक बराबर ही था। अगर BSNL के डाउनफॉल होने के कारणों को शॉर्ट में बताएं तो इनमें से पहला कारण है टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम, दूसरा 2G घोटाला, तीसरा पुअर कस्टमर सर्विसेज, चौथा वीक नेटवर्क प्रॉब्लम, पांचवा स्लो डिसीजन मेकिंग
और लास्ट छठा एंट्री ऑफ जियो। आज BSNL हम भी 20 वर्ष से यूज कर रहे हैं, अभी भी BSNL लिए हुए हैं। BSNL में अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। सर जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे, प्लान दुगना बढ़ा दिया है। 4 साल से मेरी तनख्वाह 8,000 रुपया है और 155 रुपया डलवाता हूँ, जिसमें 15 दिन मोबाइल मेरा बंद रहता है। बात कुछ ऐसा है कि इसी साल 3 जुलाई से जियो ने अपने प्लान को पहले के मुताबिक 12 से 25% तक बढ़ा दिया है और साथ में एयरटेल और VI ने भी अपने प्लान को 11 से 21% तक बढ़ा दिया है, जिसके चलते लोगों के अंदर गुस्सा फूट गया है और इन्हें समझ में आ गया है कि कैसे इन्हें पहले फ्री सर्विसेज का झांसा देकर आदत लगाई जाती है और बाद में अपने मन मुताबिक प्राइस बढ़ाकर उनका फायदा उठाया जाता है। बट अब लोग कर भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कम कॉम्पिटिटर्स होने के कारण इनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन बचे हुए हैं, जिसके चलते ना चाहते हुए भी लोगों को महंगे दामों पर इनकी सर्विसेज लेनी पड़ रही है। और ऐसे में कुछ लोग परेशान होकर BSNL स्विच कर रहे हैं, क्योंकि बाकी कंपनियों के मुताबिक BSNL की रिचार्ज प्लान आधा से भी कम दामों में अवेलेबल है। जहां एक और लोग परेशान होकर BSNL को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग मजा लेने में लगे पड़े हैं। ये महंगाई नहीं है जी? नहीं है, कहाँ? कौन सी का सिम चलाते हैं? हम तो 5G चलाते हैं। मतलब कौन चीज का सिम चलाते हैं? हम वोडाफोन के चलाते हैं। नमूना भी मिल गया। BSNL ना चलाते हैं? ना। मतलब सस्ता चीज ना चाहिए? ना। महंगा चलाना है? महंगा है ये नहीं है, कुछ महंगा अच्छा, नहीं है। सच बता, क्या काम करते हैं? पढ़ाई लिखाई की नौकरी कोई कुछ? हम यहाँ बोड़ा उड़ा ढोते, कुली हैं। कुली है? अच्छा, सच में कितना कमाते हैं दिन में? दिल से झूठ मत बोलिए। दिन में वही 20-30 हजार रुपया। मतलब एक कुली आदमी दिन भर में 20-30 हजार, सच बात है? सच का मने हम झूठ बोलेंगे? छापा पड़ जाएगा। छापा पड़ेगा तो पड़ जाए छापा। बट ऐसे में यहाँ सवाल ये आती है कि क्या सिर्फ लोगों के बाइकआउट करने से BSNL की घर वापसी हो सकती है? अगर BSNL वापस आ भी गया तो क्या इन फ्यूचर इन दिग्गजों के सामने टिक पाएगा? देखो, BSNL को वापस आने और इन फ्यूचर टिके रहने के लिए पहला कारण है टाटा। एक्चुअली टाटा ग्रुप के TCS ने BSNL के साथ 15,000 करोड़ की 4G नेटवर्क की डील की है। इसके अंदर 4G और 5G सर्विसेज के लिए इंडिया भर में 1.12 लाख टावर लगाने का मदद कर रही है। इसके अंदर इन फ्यूचर हार्डवेयर तो वहीं रहेगा, बस सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे और ये 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो मेन कारण है वो है पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक को यह समझ में आ गया है कि जो पहले हम लोग फ्री का लालच में आकर जियो एयरटेल के पीछे भागे थे, आज वही लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इसके चलते लोगों के अंदर गुस्सा फूट गया है, लोग बाइकआउट कर रहे हैं। अगर यहाँ BSNL अपनी सर्विसेज वगैरह सब कुछ सही करके मौके पर चौके मार देता है तो समझ लो अगला मार्केट लीडर BSNL बन जाएगा। वैसे इस पे आपका क्या राय है कि आपने भी BSNL की सिम खरीद ली है या आप खरीदोगे, या आप अपने पुराने सिम को BSNL में पोर्ट कराओगे या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।